प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम +1 क्लास का सेकंड यूनिट का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण है, मैं ये कहूँगा कि पूरी फिजिक्स में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चैप्टर है जिसकी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है आने वाले यूनिट्स में, या जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तब इस चैप्टर का यूज होता है। आप सही समझ रहे हैं, मैं बात वेक्टर की कर रहा हूँ। इस चैप्टर के बारे में, तो वेक्टर्स के बारे में हमें कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। फिजिक्स में बहुत सी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो सभी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, तो उनके बारे में बेसिक जो जानकारी हैं कि वेक्टर्स होते क्या हैं, उनका वेक्टर एल्जेब्रा क्या है, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या फिर उनका रिजोल्यूशन, या फिर उनका प्रोडक्ट वगैरह हम लोग कैसे करते हैं, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करना हमें पता होना चाहिए इस वीडियो में। और कमिंग जो वीडियो होगा उसमें हम वेक्टर के बारे में ही जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा, नहीं तो अभी आप इस रेड बटन को दबा करके और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको सूचना पता होती रहे समय समय पर। और हम शुरू कर रहे हैं वेक्टर्स, कि ये वेक्टर्स होते क्या हैं। लेकिन इससे पहले पिछले वीडियो से हम शुरुआत करेंगे। +1 में आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में बताया था फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड और कैन बी रिटन आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे मास, लेंथ, स्पीड, वेलोसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, फोर्स, लीनियर मोमेंटम एक्सेट्रा, तमाम जो हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं। दीज क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज वाई फिजिक्स इज कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस। लेकिन दीज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जितनी भी आप पढ़ेंगे ना फिजिक्स में, उन्हें हम 2 ग्रुप्स में रखते हैं। कौन से हैं वो 2 ग्रुप? पहला ग्रुप ये है, आपको बताया था, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे डिस्टेंस, लेंथ, एक ही बात है, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, these are the scalar quantity, distance। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जिसे कोई कहे मास 10 किलोग्राम, ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। जिसे कोई कहे कि 60 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है? ये स्पीड है, स्केलर है। कोई गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ये क्या है? स्केलर है, मैग्नीट्यूड। लेकिन कोई कहे कि 60 किलोमीटर पर आवर इस जगह से इस जगह जा रही है, यानी कि उनमें डायरेक्शन भी, तो वो फिर होगी वेलोसिटी। वो है वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर हो गया है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, दीज आर दी वेक्टर क्वांटिटीज। फिर देख लीजिए वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। नाउ लेट अस सी हाउ द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए लेटर विद एन एरोहेड ऑन इट।
इसके ऊपर एक एरो मार्क लगा देते हैं, दिस इज द वेक्टर। कई बुक्स में बोल्ड लेटर यानी कि इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया जाता है, ये भी वेक्टर को दूसरों से अलग हट करके दिस इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर्स ग्राफिकली, वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्यारे बच्चों पूरे वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। वेक्टर्स की तमाम जो छोटी छोटी बेसिक जानकारियां हैं आज वो हम आपको बताने वाले हैं। और अक्सर जो गलतियां हम लोग करते हैं वो छोटी छोटी जगह पर कर देते हैं जो नहीं होनी चाहिए। वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट, ए वेक्टर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विद एन एरोहेड। This is the graphical representation. The length of the straight line gives the magnitude and arrowhead gives the direction of that physical quantity. Suppose कीजिए ये A और ये B, इसको head बोलते हैं, arrowhead, और ये tail। अब जो मैग्नीट्यूड है AB, ये है मैग्नीट्यूड, और ये इस वेक्टर का मान लो ये फोर्स है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गई, खाली मैग्नीट्यूड। इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ दिस लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड एरोहेड गिव्स द डायरेक्शन। जैसे सपोज कीजिए हम ये कहें कि इसकी लेंथ कितनी है, मान लो 5 सेंटीमीटर है, जबकि 1 सेंटीमीटर जो है, जैसे आप मैप में देखते हैं, वो मान लो 10 न्यूटन है, और ये 5 सेंटीमीटर है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 50 न्यूटन हो गया, 5 टाइम्स हो गया। तो इस तरीके से 50 न्यूटन हो गया। तो दिस इक्वेशन गिव्स दी, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। किसी भी वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कई तरीके से, कई बीच बीच में जब आप लोग पढ़ेंगे तो कई बातें आएंगी, कई तरह की जिक्र उसमें कई आएंगे कि ये क्या होता है, तो कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस जो हैं वो ज़रूर आपको पता होना चाहिए। जैसे इक्वल वेक्टर्स, बहुत मुश्किल नहीं है, यहीं हो जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देखें और मन से इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। इक्वल वेक्टर्स नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। भाई इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? भाई वेक्टर में होता ही क्या है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होती है। दो ऐसे वेक्टर, दो या दो से अधिक ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, जैसे ये वेक्टर है, वेक्टर ए, और एक ये मैं दूसरा वेक्टर दिखा देता हूं, ये वेक्टर बी। इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए इन दोनों को हम क्या कह देंगे, इक्वल वेक्टर्स। तो डेफिनेशन क्या होगी इक्वल वेक्टर्स की, 2 or more vectors are said to be equal vectors if they have equal magnitude and opposite vectors। ये अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं, ये देखिए, एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा। एक वेक्टर ये ए है हमारे पास, और ये दूसरा वेक्टर है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन ध्यान देने की बात है वो ये देखिए, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट है, बी ए का अपोजिट है, बोथ वेक्टर्स आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। तो डेफिनेशन क्या हुई यहां पर, 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी अपोजिट ऑफ ईच अदर इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरह से ये अपोजिट वेक्टर की डेफिनेशन हो गई। कई ऐसी बातें आती हैं, जैसे कुछ डेफिनेशंस आएंगी, को लीनियर वेक्टर्स, नाम से थोड़ा सा स्पष्ट हो रहा है, को मीन कॉमन, जो एक ही लाइन के अलोंग एक्ट कर रही हो, इस तरह से इनका मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा हो सकता है। 2 or more vectors which act along the same line are called collinear vectors. They may have equal or unequal magnitudes. जैसे these vectors are
कोलिनियर वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोलिनियर वेक्टर। ठीक ऐसे ही बेटे को इनिशियल वेक्टर, जैसे नाम से भी को इनिशियल वेक्टर्स, को मीन्स कॉमन, जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो, ऐसे वेक्टर को हम को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। जैसे एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, इनकी सबकी टेल एक ही जगह है। इसका मतलब ये सारे के सारे वेक्टर जो हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ये सभी क्या हैं? ये सभी को इनिशियल वेक्टर्स हैं। टू और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स इफ देयर इनिशियल पॉइंट is common, is same, then these are called co-initial vector। वेरी गुड, समझ गए होंगे। को-इनिशियल वेक्टर कभी जिक्र आए तो आपको बताना है। ऐसे ही एक वेक्टर का नाम आता है जिसको हम कहते हैं जीरो वेक्टर। कहोगे सर जीरो का क्या मतलब हुआ, जीरो वेक्टर क्या होता होगा? इसे नल वेक्टर भी कहते हैं। जीरो का बहुत महत्व होता है, बिना जीरो के हमारा पूरी जो कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, वो फेल हो जाती है। जीरो के बिना सब कुछ अधूरा है। अब जीरो वेक्टर क्या होता है? वैसे तो जीरो का कोई मीनिंग, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, उसे हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। लेकिन ऐसा क्या होगा जीरो? जैसे सपोज कीजिए मैं कहूं कि वेक्टर ए, यानी कि ठीक ये वैसे ही समझ लीजिए 10 किलोग्राम शुगर में से 10 किलोग्राम शुगर घटा दीजिए, क्या बचेगी? 0 किलोग्राम। क्या शुगर? वो 0 किलोग्राम शुगर कैसी होगी? मीनिंग तो है, जब कैलकुलेशंस करते हैं तो जब इसका मीनिंग बढ़ता है, यानी कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर गिव्स जीरो वेक्टर। आप समझ गए हैं कि जीरो वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। ये हमें पता होना चाहिए। एक और इसमें पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। बहुत बार इनका जिक्र आएगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है? नाम से भी स्पष्ट हो गया है। द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई यूनिट वेक्टर है तो हम उसके ऊपर कैप लगाते हैं। जैसे राजा की हेड सिर पर टोपी होती है, वैसे ही आप इसको वेक्टर्स का राजा ही समझ लीजिए और इसको अलग से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर विद कैप ओवर इट, इट इज़ द यूनिट वेक्टर ए। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। जैसे ये हमारा वेक्टर ए है और इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। तो बताइए वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर, जैसे मान लो किसी का मैग्नीट्यूड 10 है और हमें उसका 1 करना है उसको, तो कैसे करेंगे? 10 से डिवाइड कर दो। किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें तो उसका यूनिट वेक्टर हमें मिल जाता है। ये देखिए वेक्टर है हमारे पास और इस वेक्टर को इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया और हमें उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल गया। अब ये 1 हो गया ना, इसके 10 का मैग्नीट्यूड 10 से डिवाइड कर दिया, इट गिव्स अस द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज दैट हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। और प्यारे बच्चों एक और इंपॉर्टेंट इसमें जो बार बार यूज होती है, ये देखिए जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम करते हैं, मोशन में भी आपने देखा था, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ओरिजिन है। एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर हम लेके चलेंगे वाई होगा, वाई एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर लेंगे उसे हम जे कहेंगे और जेड एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम के कहेंगे।
यानी I, J and K are the unit vector along x, y and z axis respectively. क्या है ये? I, J and K are unit vectors along x axis, y axis and z axis respectively. ये समझ लीजिए जहां I लग रहा हो तो किसी के साथ मान लो I लगा हुआ है, एक फोर्स लग रहा है किसी बॉडी के ऊपर, कितना लग रहा है? 3I न्यूटन, 3I न्यूटन फोर्स लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 न्यूटन तो फोर्स है, लेकिन किधर है? ये डायरेक्शन दे रहा है I, यूनिट वेक्टर किधर है? वो x एक्सिस के अलॉन्ग। अगर यहाँ J होता तो समझ लो वो फोर्स किधर लग रहा होता? y एक्सिस की तरफ। और अगर यहाँ K लग रहा होता तो वो फोर्स किधर होता? z एक्सिस की तरफ। इस तरह से ये कॉमन सी बात होगी जब हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन से लिखनी हो 3 कोऑर्डिनेट्स x, y और z के अलॉन्ग, तो फिर हम इन यूनिट वेक्टर I, J, K इनका यूज करेंगे। तो ये यूनिट वेक्टर से संबंधित हमारी बात हुई। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आगे चल के यूज होती हैं। और बेटे हमें वेक्टर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि तमाम तरह की जो आगे चल के हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, चाहे वो फोर्स है, चाहे एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, लीनियर मोमेंटम है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वेक्टर्स हैं। इनको वेक्टर की तरह ही हमें ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये वेक्टर्स की मैं बात कर रहा था। और देखिए कई बार लोकलाइज्ड वेक्टर, ये टर्म भी आपके वेक्टर्स कह सकते हैं, और हम इन्हें फिक्स्ड वेक्टर भी कह सकते हैं। बेटे लोकलाइज्ड कह दीजिए या फिक्स्ड वेक्टर्स, हम उन्हें कहेंगे जिनकी जो इनिशियल पॉइंट है वो एक ही जगह होता है। ऐसे वेक्टर्स को, जैसे एक वेक्टर ये है A, एक वेक्टर ये है B, एक वेक्टर ये है C, ये सब लोकलाइज्ड वेक्टर। अगर इनकी ये इनिशियल पॉइंट एक ही जगह हो, फिक्स हो, इधर उधर ना घूमे, तो ये सारे के सारे जो वेक्टर्स होंगे ये लोकलाइज्ड वेक्टर हो जाते हैं। इन्हें हम फिक्स्ड वेक्टर भी कहते हैं। 2 or more vectors are called fixed vectors or localized vector if their initial point always remain at a point or fixed. एक और होती है जिन्हें हम कहते हैं फ्री वेक्टर्स, जिनके इनिशियल पॉइंट्स एक जगह फिक्स नहीं होते, उन्हें हम फ्री वेक्टर्स कहते हैं। फ्री वेक्टर्स। 2 or more vectors are called free vectors if their initial point is not fixed. अच्छा, कई बार एक और चीज आएगी जिसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। थोड़ा ध्यान से देखना इसको। पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये देखिए। जैसा कि नाम से थोड़ा सा स्पष्ट भी हो गया है कि ये वो वेक्टर होता है जो किसी पॉइंट की पोजीशन के बारे में बताता है, उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। कहां से? ओरिजिन के हिसाब से। देखिए मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, यहां पे ये हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर के बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए ये कोई पार्टिकल है, कोई पॉइंट है, इसको मैं ए कह देता हूं, और ये इस पार्टिकल की, इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो ये है। ये देखिए, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, जिसको मैं R1 से लिख देता हूं। R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट A. It tells us the position of that point with respect to the origin. ये पोजीशन वेक्टर हमें बताता है कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये ओरिजिन से कितनी दूर है और किस दिशा में है। ठीक ऐसे ही जैसे मान लो हमारे पास ये एक और पॉइंट है B, इसकी पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी? ये इसकी पोजीशन वेक्टर। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ B, R2। ये पोजीशन वेक्टर होगी इसकी, इस P पॉइंट की। ये आप देख रहे हैं, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है।
R1 and R2 आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट A एंड B रेस्पेक्टिवली। मतलब पोजिशन बता रहा है, कहां से? ओरिजिन से बताता है हमेशा कि ये ओरिजिन से इस दिशा में और इतनी दूर है, इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। फिर सुन लीजिए पोजीशन वेक्टर क्या था, इंपॉर्टेंट टर्म है ये। क्या है? द वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। इट गिव्स द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अच्छा ये देखिए बेटा, एक और टर्म आप देखिए, ये भी एक वेक्टर है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। ये यहां से यहां ये कोई पार्टिकल चला गया है मान लो, या इसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक बार फिर सुन लीजिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, द वेक्टर विच गिव्स द चेंज इन पोजीशन। कोई पार्टिकल मान लो ए से बी पर पहुंच गया कुछ समय में, तो कितना डिस्प्लेस हो गया? वो इतना डिस्प्लेस हो गया, इस दिशा में हो गया। तो ये जो वेक्टर आप देख रहे हैं R12, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिव्स द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट अदर देन ओरिजिन। ये भी हमें पोजीशन बता रहा है बी की, लेकिन ओरिजिन से नहीं बता रहा है। किससे बता रहा है? ए से, जो ओरिजिन के अलावा कोई पॉइंट है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि भाई पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं। R1 R2 पोजीशन वेक्टर हैं, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये चीज़ जानने के बाद बेटे थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको, वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिर हम कुछ डेफिनिशंस जो है वेक्टर्स की वो भी हमने पढ़ी हैं। लेकिन उसके बाद अब वेक्टर अलजेब्रा की बात आई, जिसमें आपने मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पढ़ते हो ना, ये भी कुछ वैसा ही है। इसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ सीखेंगे कि वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि इसमें खाली मैग्नीट्यूड नहीं है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। तो मल्टीप्लाई करते समय, ऐड करते समय हमें डायरेक्शंस का भी ध्यान रखना होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। देखिए, और सबसे पहले हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन की। प्यारे बच्चों देखिए, मैं पहले ही बात कर रहा हूं कि जब दो वेक्टर्स एक ही पॉइंट पर लग रहे हों और सेम डायरेक्शन में लग रहे हों तो उनको एडिशन कैसे करेंगे। When two vectors act in same direction, एक ही दिशा में अगर वो लग रहे हैं, when the two vectors act in same direction, ऐसे जैसे सपोज कीजिए एक ये है, दो फोर्स ही लग रहे हैं किसी एक ही बॉडी पर। एक ये फोर्स है हमारे पास, मान लो ये वेक्टर ए है, ये 10 न्यूटन फोर्स है, और ये 3 न्यूटन फोर्स है। ये वेक्टर बी है, दो फोर्स हैं, दोनों एक ही बॉडी पर लग रहे हैं। जैसे इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा भी इधर लग रहा है, एक 10 न्यूटन है, एक 3 न्यूटन है, तो कुल कितना फोर्स हुआ इसके ऊपर? इधर ही लग रहे हैं दोनों सेम, कितना हो गया? 13 न्यूटन। और उसकी दिशा क्या होगी? उधर ही होगी जिधर दोनों की, यानी कि कुल कितनी डायरेक्शन ये हो जाएगी। और मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ के बराबर होता है, तो कुल मिला के ये हो गया बेटा। तो ये हो गया हमारे पास R एंड इट इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। आप क्या कहेंगे? व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट ऑन ए सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली इन ए डायरेक्शन, then the resultant is equal to the magnitude of the resultant is equal to the sum of magnitude of these two vector। यानी कि वेक्टर R इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा
वो जो इंडिविजुअल हैं उनके मैग्नीट्यूड के सम के बराबर हो जाएगा। आपको पता ही चल गया कि जैसे 10 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, तो टोटल कितना हो गया 13 न्यूटन। फोर्स तो 13 न्यूटन फोर्स हो गया, डायरेक्शन क्या होगी आप देख सकते हैं। जब दो फोर्स इधर लग रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, उधर ही होगी जिधर दोनों की है। द डायरेक्शन रिमेन सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स। तो ये तो तब हुआ जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं। लेकिन प्यारे बच्चों देखिए कि जब दो वेक्टर, दूसरा केस मैं यहां करने जा रहा हूं, व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तब क्या होता है, ये देखिए। एक तो वेक्टर ये है, मान लो हमारे पास दिस इज दी वेक्टर ए और ये इधर है, इसको मैं 10 न्यूटन ही मान लेता हूं। और दूसरा वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी है। अब इनमें रिजल्टेंट कितना होगा, ये 10 न्यूटन है, देखिए 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, 3 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है। तो अब इस बॉडी पर कुल फोर्स कितना हुआ, इसमें से भाई 10 इधर है, 3 इधर है, तो 7 न्यूटन रह गया। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन वो होगी जो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसकी डायरेक्शन। जैसे 10 न्यूटन इधर है, 3 न्यूटन है, तो किधर डिस्प्लेस करेगा ये बॉडी, ये इधर ही करेगा। लेकिन कितने फोर्स से करेगा, 7 न्यूटन से। तो ये जो है इस तरीके से हम देखेंगे। ये देखिए, ये दोनों वेक्टर्स का हमने सम कर दिया है। लेकिन इस तरह से मैं ये कह सकता हूं आपको कि व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन द रिजल्टेंट वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। एंड डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन रिमेन सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन हैविंग लार्जर और ग्रेटर मैग्नीट्यूड। जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उधर रिजल्टेंट फोर्स की जो है वो डायरेक्शन होती है। लेकिन प्यारे बच्चों ये बात तो हुई कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं या फिर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो आसान हो गया। लेकिन ऐसा अक्सर होगा नहीं। वेक्टर्स जो हैं वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो एक ही डायरेक्शन में हो, ऐसा भी हो सकता है वो किसी एंगल पर, जैसे एक फोर्स इधर लग रहा हो और उसी पार्टिकल पर एक फोर्स इधर लग रहा हो, कि एक फोर्स तो इधर लग रहा है और एक फोर्स इसी एंगल पर लग रहा है। अब वो बात नहीं कि वो दोनों बात हमने अभी की थी कि वो सेम डायरेक्शन में हो और अपोजिट में हो, इजी था। अगर ऐसा होता है फिर हमें कुछ वेक्टर लॉ लगाने पड़ते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर हम ज़्यादा हों तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल सी बात ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की मैं बात कर लेता हूं। ट्रायंगल लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं ये दोनों ही, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले तो बेटे इसकी स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। ये कहता है कि व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट ऑन ए पॉइंट साइमल्टेनियसली and can be represented by two sides of a triangle taken in a order completely in magnitude as well as direction, then the resultant is represented by the third side of the triangle taken in opposite order completely in magnitude as well as direction। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे दो वेक्टर एक ही पॉइंट पर एक साथ एक्ट कर रहे हैं, जैसे एक वेक्टर हमारे पास ये ए है और दूसरा वेक्टर ये है बी, ये दोनों एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं, एक इधर खींच रहा है इसको, एक इधर खींच रहा है, दो वेक्टर हो गए, एक ही पॉइंट पर हैं, एक साथ लग रहे हैं। और आप देखते हैं कि क्या ये किसी त्रिभुज की
दो साइड्स के द्वारा भी हम इसे दर्शा सकते हैं। जैसे देख लेते हैं, जैसे इसको मैं वेक्टर P कह देता हूँ, इसको वेक्टर Q, और ये देखिए ये है ए बी साइड होगी बेटे, ये हमारा वेक्टर P हो गया, ए बी साइड। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक तो ए बी साइड जो है ट्राइंगल की वो तो वेक्टर P ने रिप्रेजेंट कर दी, ये हो गई। अब मूव दिस वेक्टर Q सच दैट इट्स टेल कम ऑन दी हेड ऑफ द वेक्टर P। इसको ऐसे उठाइए, मूव दिस वेक्टर Q such that its tail come on the head of the vector B without changing its magnitude and direction। इस तरीके से ना तो इसके हमें मैग्नीट्यूड को चेंज करना है और ना ही डायरेक्शन को। और ये देखिए, एक तो हमारे पास साइड ए बी तो वेक्टर P के बराबर हो गई, और साइड बी सी जो है वो वेक्टर Q के बराबर हो गई। दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे थे। अब दोनों एक ट्राइंगल की दो भुजाओं के द्वारा टू साइड से रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। अब कहता है कि अगर ऐसा है तो ट्राइंगल ना हमें कहता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस। जो थर्ड साइड ट्राइंगल की बच गई है, द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। इन दोनों को एक ही ऑर्डर में लेना था, ए बी और बी सी, और इसको अपोजिट ऑर्डर में, इसको इधर लेना है। तो ये जो होगा आर, दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। फिर सुन लीजिए, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टेटमेंट ये है कि व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट ऑन ए पॉइंट साइमल्टेनियसली एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल taken in a order both in magnitude as well as direction, then their third side of the triangle represents the resultant of these two vectors but taken in opposite order both in magnitude as well as direction। ये इसका मैग्नीट्यूड जो होगा और ये इसकी डायरेक्शन, ये हम ग्राफिकली हम इसको यूज करते हैं। और अगर हमें मैथमेटिकली इसको यूज करना है तो अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे और उसमें हम इस मैथमेटिक्स को यूज करेंगे, और आप उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा उसमें हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के साथ साथ दूसरी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। तो प्यारे बच्चों, ज़रूर आज आपने इसमें सीखा होगा। आप अपने कमेंट्स जो हैं नीचे